नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वेदांत आईएएस और ये इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास है। आज की क्लास का टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आज से हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अधिकार जो किसी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हो, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है और इसलिए इनको संविधान का विशेष संरक्षण भी प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, भौतिक और नैतिक होते क्या हैं। भौतिक शब्द का मतलब होता है कि भौतिक हमारे फिजिकल लाइफ को दिखाता है, यानी कि जो हमारे भौतिक जीवन है उसको दर्शाता है। भौतिक में समाज है, विश्व है, मानवीय शिक्षा है, मानवीय जीवन है, इन सबको भौतिक जीवन के अंतर्गत लाया जाता है। नैतिक में नैतिक यानी कि मॉरल वैल्यूज को लाया जाता है, जैसे कि कैरेक्टर है, नैतिकता है, मर्यादा है। और मौलिक अधिकारों का यह मतलब है कि नागरिक के भौतिक और नैतिक गुणों का विकास हो, उनकी उन्नति हो। इसलिए नागरिक को शिक्षा, समाज, धन, मन, मानव जीवन में विकास प्राप्त हो, ये मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए, अधिकार कई तरह के होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और मानवीय अधिकार है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिन्हें भाग 3 में वर्णित किया गया है, यानी कि केवल भाग 3 में वर्णित हुए अधिकार ही मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं और भाग 3 से बाहर हैं, उन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, यानी कि वे संविधान में पाए जाते हैं लेकिन भाग 3 से बाहर दिए गए हैं। जैसे 300A भाग 12 में दिया गया है और इसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जो संविधान में नहीं होता है लेकिन विधायिका की देन होता है, मतलब संसद ने उसे एक कानून बनाकर अधिकार बनाया है, जैसे मातृत्व अवकाश का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा मानवीय अधिकार वो अधिकार होते हैं जो एक मानव को, एक व्यक्ति को, एक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं और मानवीय गरिमा से जीवन जीने के लिए जरूरी भी होते हैं, जैसे कि रोजगार का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी नागरिक के पास रोजगार नहीं होगा तो वो अपने परिवार का और अपने लोगों का सही से खाना पीना, उनकी जो जिम्मेदारी है उसे नहीं उठा पाएगा। इसलिए एक व्यक्ति के पास रोजगार होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और हमें भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई काम करें और ऐसा काम करें जिससे हम धन भी कमाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं और किसी का गलत नहीं करें। तो इसका मतलब यह है कि मानवीय अधिकार वो अधिकार हैं जो मानवीय गरिमा से जीवन जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार एक नागरिक को जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपनी बात वहां पे रख सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का निलंबन करना होता है तो इसके लिए विशेष परिस्थितियां और विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनका निलंबन भी किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है? मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो असीमित नहीं है, उन पर रोक लगाई जा सकती है, उनको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब मौलिक अधिकारों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त हैं और कुछ भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, ज्यादातर मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब वो अधिकार जो किसी काम को करने से रोकता है, जैसे कि छुआछूत है। अनुच्छेद 17 छुआछूत पर रोक लगाता है, यानी कि वो मना करता है, जैसे कि छुआछूत जैसे भेदभाव को नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नकारात्मक है, वो रोकता है। सकारात्मक वो काम होता है जो काम करने के लिए कहता है, जैसे कि मैंने कहा अच्छी बातें बोलो, सच बोलो। ठीक है, तो ये सकारात्मक शब्द को दर्शाता है कि वो कार्य करने के लिए कहता है। नकारात्मक
शब्द रोकता है और सकारात्मक शब्द काम करने के लिए कहता है। ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार नागरिक को केवल राज्य के विरुद्ध और कुछ राज्य और निजी दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार गया भाग 12 में, आर्टिकल 300A। आज के समय में 6 मौलिक अधिकार हैं और 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21A में दिया गया है और यह भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। राज्य की अगर डेफिनेशन समझी जाए तो सबसे पहले राज्य में संघ की संसद और सरकार आती है, यानी कि संघ की, यानी कि भारत सरकार, संघ मतलब भारत सरकार, भारत सरकार की संसद और उसमें बैठे लोग, भारत सरकार से संबंधित व्यक्ति सरकार हैं। दूसरी चीज, प्रांत का विधानमंडल, यानी कि जैसे कि राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, राजस्थान राज्य है, इनका विधानमंडल और इन विधानमंडल में बैठे मंत्री वो सारे के सारे सरकार हैं। ठीक है। तो दूसरा अर्थ है कि सरकार शब्द में राज्य और उसके अंतर्गत मंत्री परिषद और उनसे जुड़े लोग शामिल हैं। ठीक है। तीसरा है स्थानीय संस्थाएं, जैसे कि पंचायत है और नगर पालिका। तो पंचायत भी सरकार है और नगर पालिका भी सरकार है। ठीक है। और ऐसे सभी व्यक्ति और संस्थाएं जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं वे सारे के सारे सरकार हैं, यानी कि डीएम भी सरकार है। सरकारी विभाग में काम करने वाला एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी सरकार है और एक आईएएस ऑफिसर भी सरकार है। ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 कहता है, संविधान लागू होने के पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ठीक है। इसका मतलब यह है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 ये बताता है कि अगर संविधान लागू होने से पहले की किसी विधि को हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है, तो उस विधि को सही माना जाएगा, उस विधि को लागू किया जाएगा अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है। संविधान लागू होने से पूर्व की कोई विधि जो अभी भी लागू है, अभी भी चल रही है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी उस सीमा तक मौलिक अधिकार उस विधि को आच्छादित कर देंगे, यानी कि ग्रहण लगा देंगे। मान लीजिए भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, 1861, ये बनी थी 1861 में। भारतीय दंड संहिता बनी 1861 में। हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय दंड संहिता में कई ऐसे नियम थे जो बहुत अच्छे थे और उन्हें भविष्य में देश में लागू किया जा सकता था। तो संविधान निर्माताओं ने उसमें से काफी सारी विधियों को एज इट इज ले लिया ताकि उन्हें आगे भारत में लागू किया जा सके। ठीक है। तो वो नियम प्रभावी रहे, आगे लागू रहे, लेकिन जब उसमें से किसी नियम ने या किसी विधि ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा या उन पर रोक लगाई तो उस विधि को ही हटा दिया गया। ठीक है। सीधी सी बात है। यानी कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले जो भी विधियां चल रही थी उनको अगर भारत के संविधान में लिया गया है या भारत के कानून में लिया गया है और वो तब तक ही प्रभावी रहेंगी जब तक वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती है। अगर उन्होंने मौलिक अधिकारों का हनन करा है तो वो विधि अब प्रभावी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। और इसलिए इसे आच्छादन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहा गया, यानी कि ग्रहण का सिद्धांत, यानी कि जितना हिस्सा खराब था उस पर ग्रहण लग गया। ठीक है। तो जितना हिस्सा खराब था उस पर ग्रहण लगा दिया गया। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? और राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा करती है और जिस सीमा तक
कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम कम है, ठीक है, जो कम या समाप्त करती है उस सीमा तक वह शून्य होगी। तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 ने यह बताया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा करती है, और जिस सीमा तक कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है उस सीमा तक वह शून्य होगी। इसका मतलब पता है क्या है कि राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करे या ज्यादा करे, यानी कि राज्य यानी सरकार के पास वो शक्ति ही नहीं थी कि वो मौलिक अधिकार को खत्म कर सके या बढ़ा सके। मतलब जितने मौलिक अधिकार थे जो दिए गए थे वही एज इट इज रहते, ठीक है। यानी कि अगर संविधान जब लागू हो गया तो उसके बाद सरकार ना तो किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती थी, ना ही विधि को, ना ही मौलिक अधिकार को बढ़ा सकती थी। तो यहां पे यह पता चलता है कि सरकार के पास ये शक्ति ही नहीं थी कि वो संविधान लागू होने के बाद किसी भी मौलिक अधिकार को हाथ भी लगा सकती थी, ना ही वो उन्हें कम कर सकती थी, ना ही बढ़ा सकती थी। एज इट इज छोड़ना सरकार की मजबूरी थी। यानी कि सरकार पर रोक लग चुकी थी कि मौलिक अधिकारों का ना उल्लंघन करने वाली ना कोई विधि बनाओ, ना ही कोई ऐसी विधि बनाओ जिससे मौलिक अधिकार बढ़े। अगर सरकार ऐसी विधि बना देती तो वो विधि शून्य हो जाती, ठीक है। अब अनुच्छेद 32(2) से ये विवाद पैदा हो गया कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर सरकार के पास ये शक्ति नहीं है, ना वो मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, ना ही वो उनको बढ़ा सकती है, यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है, ठीक है। तो अब विवाद उत्पन्न हुआ तो मामला गया कोर्ट में, ठीक है। देखिए एक चीज यहां पे समझिए कि संशोधन कैसे होते। अगर मौलिक अधिकार को संशोधित करना होता, संसद के द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से संशोधन हो जाता, ठीक है, या फिर संसद कोई कानून बनाता जिसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती, उससे भी मौलिक अधिकारों पर परिवर्तन हो सकता था। लेकिन सरकार के पास ऐसी शक्ति ही नहीं थी। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हुआ शंकरी प्रसाद केस 1951 में। तो शंकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार यानी कि राज्य मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, हाँ कर सकती है। उसके बाद 1965 सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार यानी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 साल के अंतर हुआ, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ, उसके बाद 1965 की बात सज्जन सिंह केस में फिर हाँ बोला कि हाँ इसमें कर सकते। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, भारत सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोटेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत क्या था, भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का ये जो निर्णय है वो भविष्य से लागू होगा, यानी कि अतीतकालीन प्रभाव से लागू नहीं होगा। यानी कि जो गोलकनाथ केस में हमें नहीं मिला था कि भैया मौलिक अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो वो 1967 के बाद के निर्णयों पे लागू होगा। यानी कि 1967 से पहले के जितने भी निर्णय थे उनमें अगर कोई भी संशोधन हुआ है या भी कोई भी निर्णय आया है वो एज इट इज लागू रहेगा। यानी कि मौलिक अधिकार संशोधनी भविष्य में नहीं होंगे, पहले अगर उसमें संशोधन हो चुका है तो वो ऐसे एज इट इज ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद भविष्य में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13 क्लॉज 3, ठीक है। ये कहता है उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत अध्यादेश, अभिसमय, परंपराएं, विधायिका द्वारा पारित विधि, नियम, उपनियम आदि शामिल माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि विधि मतलब नियम के अंतर्गत क्या शब्द आएंगे, देखिए नियम की मतलब जो भी अध्यादेश आएंगे वो भी शामिल है, कोई समय है वो शामिल होंगे, विधायिका द्वारा पारित कोई विधि है, कोई नियम है, उपनियम है, ये सारे के सारे विधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब विधि यानी नियम की डेफिनेशन क्या है वो भी इसमें बताई गई है। वो बताई गई है
अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में। इसके बाद देखिए 24वां संविधान संशोधन होता है। संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया और इसके द्वारा अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया, ठीक है। और 13 क्लॉज 4 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 13 क्लॉज 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा, अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। बैक में चलते हैं, ठीक है। 13 क्लॉज 2 क्या कहता था कि सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान को, जो मौलिक अधिकार को कम या खत्म कर सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ की 1967 में एक सिद्धांत दे दिया कि नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और अगर जो किया गया है उन पे संविधान संशोधन एज इट इज जारी रहेगा और भविष्य में 1967 के बाद किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया और एक नया अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया, और जिसने ये कहा कि अगर मौलिक अधिकार समाप्त करने हैं तो संविधान संशोधन द्वारा कर सकते हैं, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। अब सरकार के पास ये शक्ति आ गई कि संविधान में संशोधन करो और मौलिक अधिकारों को खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद आया सबसे महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया, और इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि संसद के पास इतनी शक्ति बढ़ गई कि वो संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। पूरे के पूरे संविधान में जितने बदलाव करना चाहती है वो सारे का सारा बदलाव संसद कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो वर्तमान में स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से ही होगा, यानी कि जो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है उसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और अगर मौलिक अधिकार में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, यानी कि केवल उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, इसके अलावा संपूर्ण संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। अगली वीडियो में हम आगे के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।